नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के लिए चल रहे मध्यस्थता प्रयास फिलहाल ठहराव में है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने तय वार्ता में हिस्सा लेने से साफ इंकार कर दिया है। पाकिस्तान समेत क्षेत्रीय देशों के प्रयास अब परिणामहीन साबित हो रहे हैं। ईरान ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में वो इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों से मिलने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका की मांगें अस्वीकार्य हैं। ईरानी प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं हुई, सिर्फ तीसरे पक्ष के जरिए अधिक और गलत प्रस्ताव भेजे गए। उन्होंने यह भी कहा कि 15 पॉइंट का अमेरिकी प्रस्ताव अवास्तविक और बेकार है। पाकिस्तान ने पहले अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी करने की पेशकश की थी, लेकिन ईरान के इंकार के कारण यह प्रयास फिलहाल टल गया है। तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा था कि पाकिस्तान सार्थक वार्ता में मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत में है और प्रगति कर रहा है, लेकिन उन्होंने कोई और विवरण साझा नहीं किया। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, ईरान ने अमेरिका वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और ईरान ने पाकिस्तान वार्ता में शामिल होने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2-3 दिन पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि कई लोग इस वार्ता को रुकवाने के लिए और वॉर को रुकवाने के लिए वार्ता के तौर पे कई लोग इसमें आने वाले हैं, शामिल हो रहे हैं। तो उस समय भी ये बड़ा संशय पैदा हो रहा था कि कोई आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, लेकिन अब जो आ रहे हैं तो ईरान ने पूरी तरीके से नया रुख अपना लिया है कि वो किसी की बात मानेंगे नहीं। अब इसमें आप अब ये समझ लीजिएगा, ईरान जिस तरीके से चीजें कर रहा है तो उससे 2-3 चीजें साफ होती जा रही हैं कि हम पहले तो इसमें जहां तक मेरी समझ है, इसमें पाकिस्तान को पीछे से किसी ने उकसाया है। पाकिस्तान को प्लांटेड किया है कि आप ईरान की वार को रुकवाने के लिए आप बीच में आइएगा और मध्यस्थता कीजिएगा, ताकि विश्व बिरादरी को ये बताया जा सके कि वॉर को रुकवाने के लिए हम लोग ये चीजें पहल कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये चीजें सफल हो पाएंगी और ईरान ने जिस तरीके से उनकी मांगों को ठुकरा दिया है, तो जाहिर सी बात है कि आगे चीजें गलत दिशा में, दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा रमेश जी, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान को या तो किसी ने उकसाया है या एक मंशा पाकिस्तान की ये भी हो सकती है, क्योंकि भारत की तरफ पूरा विश्व इस वक्त टकटकी लगाए बैठा हुआ है। कई देशों ने ये साफ तौर पर जाहिर भी किया है कि भारत ही इकलौता देश है जो इस संघर्ष को रोकवा सकता है या मध्यस्थता कराने में सक्षम है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब भी इस तरीके का कोई संघर्ष सामने आया तो उसमें भी भारत को मध्यस्थता के लिए यहाँ पर पूरे विश्व की तरफ से कहा गया। ऐसे में कहीं पाकिस्तान भी इस तरीके की कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिशों में जुटा हुआ है? साहिल, मुझे लग रहा है कि ये बड़ा डिप्लोमेट इशू बन गया है। इसमें क्या, पाकिस्तान, बिल्कुल आपने सही कहा, कहते हैं ना कि बेमतलब में चौधरी बन जाना। उस चौधरी बनने के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि भाई कल को ये हो, जब चीजें लिखी जाएंगी, बनी जाएंगी, तो ये कहा जाएगा कि इतने बड़े वॉर को पाकिस्तान ने रुकवा दिया है। तो वो बेमतलब की अपनी भूमिका, अपनी उपलब्धता को जताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान किसी सूरत में मानने को राजी नहीं है। छोटा सा कंट्री, एक पाकिस्तान, इतनी बड़ी पावर शक्ति, अमेरिका, इजराइल, ईरान, उसके बीच में आके कौन उनकी बात मानेगा? हाँ, आपने सही कहा, भारत की तरफ से जिस तरीके से वर्ल्ड देख रहा है, अगर नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से कोई पहल करें डिप्लोमेटिक तरीके से, तो मुझे लगता कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन ये बात होते होते 1.25 महीने का वॉर चल रहा है, उसके बीच में अभी तक कोई भी ऐसी बात आई नहीं है, ना ही इंडिया की तरफ से, ना ही दूसरी की तरफ से। तो मुझे लगता है कि ये जो है, ये फ्री हैंडली पूरे वॉर को छोड़ दिया गया है। अब इसके आगे, मैंने पहले ही बताया, ये पूरा राम भरोसे हो गया, जनहानि हो रही है। इसकी जब वॉर रुकेगा, जब समीक्षा होगी, तो अनएक्सपेक्टेड इतना नुकसान होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और इससे मुझे लगता, इसमें शामिल देश कितने हैं? अमेरिका है, इजराइल है, ईरान है। सिर्फ 3 देश नहीं है। ऊर्जा संकट से पूरा वर्ल्ड जिस तरीके से कहा रहा है, और आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है।
जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरीके का संघर्ष लगातार देखने को मिल रहा है, उस बीच अमेरिका के प्रस्ताव को एक बार फिर ईरान ने ठुकरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता में प्रगति होने का संकेत दिया था, लेकिन ईरान ने अमेरिकी वार्ता प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरान ने पाकिस्तान वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से भी मध्यस्थता कराने की कोशिश यहां पर की जा रही थी, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। वहीं गाजियाबाद में एक बार फिर हिंडन नदी को प्रदूषित करने की तस्वीरें सामने आई हैं, जो पर्यावरण के प्रति लापरवाही को उजागर करती है। पूजा पाठ खत्म होने के बाद लोग खुलेआम पूजा सामग्री और धार्मिक अवशेष नदी में विसर्जित कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मामला आज सुबह का बताया जा रहा है, जहां एक महिला को नदी में पूजा सामग्री बहाते हुए देखा गया। ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां जारी हैं। पहले से ही प्रदूषण की मार झेल रही हिंडन नदी के लिए यह स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का कचरा जल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और जलीय जीवन के लिए खतरा पैदा करता है। इसके बावजूद लोगों में जागरूकता की कमी साफ दिखाई दे रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्या प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाएगा या फिर यह मामला भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा? जरूरत है जन जागरूकता बढ़ाने और सख्त नियम लागू करने की, ताकि नदी को प्रदूषण से बचाया जा सके। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में एक अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गन्ने के खेत में छुपाकर बनाई जा रही तमंचा फैक्ट्री पकड़ी। यहां भारी मात्रा में अधबने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में मेरठ निवासी शाबीर को गिरफ्तार किया है, जो तमंचों के निर्माण और वितरण में शामिल था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन अवैध तमंचों को आगामी त्रिस्तरीय चुनावों के लिए तैयार किया जा रहा था। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और अवैध हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें। बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने बताया कि तमंचा बनाने के उपकरण और अधबने तमंचों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई पुलिस की सतर्कता और मुखबिर की सूचनाओं के कारण सफल रही। देखिए, बुढ़ाना पुलिस को एक टिप ऑफ मिलता है कि एक शाबिर नाम का बदमाश, जो कि सरथना मेरठ का रहने वाला है और गन्ने के खेत में अस्थायी रूप से एक निवास बना करके उसमें जो है असलहे बनाने का काम करता है और पंचायत चुनाव के परिदृश्य में वो लोगों के मांगने पर वो इस तरह का काम कर रहा है और मनचाहे दाम पर उसे बेच रहा है। तो इस प्रकार से एक टिप ऑफ के आधार पर जब हमारी पुलिस सक्रिय होती है, आदित्य एसपीआरए के नेतृत्व में तथा क्या कहते हैं सीओ बुढ़ाना तथा इंस्पेक्टर बुढ़ाना तथा उनकी टीम द्वारा जब इस पर एक्टिवेट होकर काम किया जाता है तो पुलिस उसको पकड़ती है। वहीं गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और 4 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया। इनके कब्जे से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की गई। पुलिस के अनुसार 2 अप्रैल को थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की शिकायतें मिली थी। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। 3 अप्रैल को गौर ग्रीन चौराहे की ओर जाने वाली सड़क पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त प्रियांशु और निर्वेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वो दिल्ली और गाजियाबाद एनसीआर के अलग अलग इलाकों से दोपहिया वाहन चोरी कर उन्हें बेचने की फिराक में रहते थे। पुलिस ने बताया कि एक बाइक की नंबर प्लेट भी बदल दी गई थी ताकि पकड़ में न आए। गिरफ्तार अभियुक्तों और बाल अपचारियों के खिलाफ गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में कई वाहन चोरी और चोरी के माल बरामदगी के मामले दर्ज हैं। पुलिस पूरे गिरोह के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। तो आरोपियों ने दिल्ली एनसीआर से वाहन चोरी की बात को स्वीकार कर लिया है। पुलिस पूरे गिरोह का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। पुलिस ने वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। चोरी की 4 बाइक और 2 स्कूटी बरामद की गई है। तो आरोपियों ने दिल्ली एनसीआर से वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर स्वीकृति जाहिर कर दी है। तो पूरे गिरोह की आपराधिक प्रवृत्ति की जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। उधर ग्रेटर नोएडा में मौसम ने एक बार फिर से अचानक करवट ले ली है, जिससे आम जनजीवन के साथ साथ किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने कई इलाकों को प्रभावित किया। वहीं कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली। खासतौर पर दनकौर क्षेत्र में गिरे ओलों ने
खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस समय गेहूं की फसल की कटाई जोरों पर चल रही है, लेकिन बेमौसम बारिश और ओलों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कई किसानों का कहना है कि तैयार फसल खेतों में ही खराब हो गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। तेज हवाओं के कारण फसल गिरने की भी खबरें सामने आई हैं, जिससे कटाई और भी मुश्किल हो गई है। मौसम के इस अचानक बदलाव ने एक बार फिर किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। प्रशासन से राहत और मुआवजे की मांग भी उठने लगी है। अगर मौसम इसी तरह अस्थिर रहा तो आने वाले दिनों में नुकसान और बढ़ सकता है। ग्रेटर नोएडा में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। दनकौर में ओलों से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। गेहूं कटाई के बीच बारिश आफत बनकर सामने आई है और किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। वहीं गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। यहां अवैध रूप से संचालित एक फैक्ट्री के संचालकों पर महिलाओं के साथ बदसलूकी करने और उनके कपड़े फाड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग पहले से ही क्षेत्र में चल रही अवैध फैक्ट्रियों को लेकर नाराज थे। इस बीच ये घटना सामने आने के बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। सूचना मिलते ही लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर मौके पर पहुंचे और पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं के आरोपों के बाद स्थानीय निवासियों ने भी विरोध जताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर जल्द ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अवैध फैक्ट्री संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप इन पर लगे हैं। लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग लगातार कर रहे हैं और विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मौके पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात भी की, उनका हालचाल जाना और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। वहीं थाना भवन शामली में बालाजी जन्मोत्सव के पावन अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। नगर के मुख्य मार्गों से निकली इस यात्रा में डीजे, बैंड बाजों और आकर्षक झांकियों ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। भजनों की मधुर धुनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए और जय श्री बालाजी के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। शोभा यात्रा का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने फीता काटकर किया। इसके बाद उन्होंने बालाजी के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद लिया। यात्रा इतनी विशाल थी कि नगर के प्रमुख मार्गों पर लंबा जुलूस देखने को मिला। यात्रा के दौरान जगह जगह समाज सेवियों द्वारा मिठाई, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स का वितरण किया गया। चौक बाजार में श्याम सलोना मंडल की तरफ से विशेष सेवा की गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। झांकियों में धार्मिक विषयों के साथ सामाजिक संदेश भी प्रस्तुत किए गए, जिन्हें श्रद्धालुओं ने खूब सराहा। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भक्ति और आस्था का परिचय दिया। यह आयोजन सामाजिक एकता और धार्मिक उत्साह का प्रतीक बनकर यादगार बन गया। तो थाना भवन में भव्य बालाजी शोभा यात्रा निकाली गई। जयकारों से पूरा नगर गुंजयमान हो उठा। सुरेश राणा ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। झांकियों और भजनों से पूरा माहौल भक्ति में नजर आया। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ के निर्देशन में थाना लिंक रोड के नवनिर्मित भवन को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है, जो अब पूरी तरह हाईटेक और जन सुलभ बन चुका है। नए भवन में आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक वेटिंग रूम, साफ सुथरा और व्यवस्थित वातावरण तैयार किया गया है। साथ ही मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा और काउंसलिंग के लिए विशेष केंद्र बनाया गया है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर सेवा यूनिट की भी स्थापना की गई है, जिससे मामलों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण किया जा सके। इसके अलावा थाने में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक सिस्टम और पारदर्शी कार्य प्रणाली पर विशेष जोर दिया गया है। ये पहल न सिर्फ आम जनता को बेहतर और तेज पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराएगी, बल्कि पुलिस कर्मियों को भी आधुनिक और सुविधाजनक कार्य वातावरण प्रदान करेगी। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि ये पहल जनमित्र और हाईटेक पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। साथ ही जिले के अन्य थानों के आधुनिकीकरण की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लोनी पुलिस स्टेशन पूरी तरह से हाईटेक और आधुनिक हो गया है। गाजियाबाद पुलिस ने थाने का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दिया है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के लिए केंद्र भी बनाया गया है। साइबर सेवा यूनिट से अपराध निस्तारण तेज करने की कवायद भी देखने को मिल रही है। तो वेटिंग रूम को भी साफ सुथरा और व्यवस्थित कर दिया गया है, ताकि जो फरियादी वहां पर पहुंचे उनके लिए एक सुगम वातावरण वहां पर निर्मित किया जा सके। तो आपको बता दें कि थाने को पूरी तरह से आधुनिक और हाईटेक बना दिया गया है। लोनी पुलिस स्टेशन को एक भव्य रूप दिया गया है।
आधुनिक थाने के रूप में अब यह थाना विकसित हो गया है, जिससे लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी और तमाम जो प्रकरण थाने में आएंगे उन्हें भी निपटाने में मदद मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो गाज़ियाबाद पुलिस ने पहल की है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के लिए भी एक केंद्र बनाया गया है, जिसमें महिलाएं आकर अपनी परेशानियां साझा कर सकती हैं और अपनी समस्याओं का निवारण भी करवा सकती हैं। वहीं गाजियाबाद में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हिंडन विहार से मोदी नगर तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस शोभा यात्रा में करीब 85 डीजे शामिल रहे, जबकि हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान पूरे मार्ग पर मेले जैसा माहौल नजर आया। आकर्षक झांकियां, भक्ति संगीत और डीजे की धुनों पर झूमते श्रद्धालु पूरे रास्ते दिखाई दिए। श्री राम, जय श्री राम और बजरंग बली के जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हालांकि इतनी बड़ी लोगों की मौजूदगी और लंबी शोभा यात्रा के चलते आम जन को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कई स्थानों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और पूरे मार्ग पर भक्ति और उमंग का माहौल बना रहा। कुल मिलाकर यह शोभा यात्रा शहर में आस्था, उत्साह और सामाजिक एकता का प्रतीक बनकर सामने आई है। तो हनुमान जन्मोत्सव पर यह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 85 डीजे संग गाजियाबाद में जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। तो एक भव्य शोभा यात्रा की झलक यहाँ पर देखने को मिली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तिमय माहौल के बीच ये शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा से कई जगहों पर जाम की समस्या जरूर उत्पन्न हुई, लेकिन लोगों के भक्ति भाव ने सभी को भाव विभोर कर दिया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा जन सैलाब सड़कों पर उतर आया। हनुमान जन्मोत्सव का जश्न मनाते, नाचते गाते, उत्सव मनाते ये लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं गाजियाबाद में महिलाओं की सुरक्षा और उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए बनाए गए पिंक पुलिस बूथ अब अपनी ही व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से स्थापित ये बूथ जमीनी हकीकत में निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। ताजा मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र का है, जहां पिंक पुलिस बूथ पर सुबह 10 बजे तक ताले लटके मिले। जिस बूथ को महिलाओं की मदद और सुरक्षा का केंद्र होना चाहिए था, वो बंद पड़ा मिला, जिससे व्यवस्था की गंभीर लापरवाही उजागर होती है। इतना ही नहीं, बूथ पर दिए गए संपर्क नंबर पर जब कॉल की गई तो वो नंबर भी अमान्य निकला। इससे यह साफ होता है कि न सिर्फ बूथ संचालन में लापरवाही है, बल्कि शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था भी प्रभावी नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे बूथ केवल दिखावे तक सीमित रह गए हैं, जबकि जरूरत के समय इनका कोई लाभ नहीं मिल पाता। अब सवाल ये उठता है कि जब सुरक्षा के लिए बनाए गए इंतजाम ही ठप पड़ गए हों तो महिलाएं कहां जाएं? फिलहाल ये मामला प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है और जरूरत है कि संबंधित अधिकारी जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देकर व्यवस्था को दुरुस्त करें। तो नंदग्राम में पिंक पुलिस बूथ बंद भी मिला। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर भी पूरी तरह से सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब कई तरह के सवालिया निशान खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के खोड़ा अंडरपास कट पर रॉन्ग साइड चलने का खतरनाक खेल लगातार जारी है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला उस वक्त सामने आया जब एक महिला और एक पुरुष बाइक से रॉन्ग साइड जा रहे थे और यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे थे। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस की मदद कर रही एक समाज सेविका, जो रोजाना ट्रैफिक वॉलंटियर के रूप में लोगों को जागरूक करती है, उन्होंने बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि दोनों बाइक सवार उनसे और ट्रैफिक कर्मियों से उलझ गए और नियम मानने से इनकार कर दिया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब उन्होंने ट्रैफिक पुलिस की बात भी नहीं मानी और रॉन्ग साइड से ही बाइक निकाल ली। जाते जाते दोनों ने धमकी भी दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने भी इस व्यवहार का विरोध किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस अंडरपास पर रॉन्ग साइड चलने की वजह से आए दिन हादसे होते हैं और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसके बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो प्रशासन और आम जनता दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं नोएडा के सेक्टर 74 स्थित ओमाया बैंक्वेट में 4 अप्रैल को श्री हनुमान सेवा मित्र मंडल की तरफ से 22वां भव्य हनुमान जन्मोत्सव एवं संकीर्तन महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम शाम 4:15 से शुरू होगा, जिसमें भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल होंगे, जो अपने भजनों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। इसके अलावा अन्य कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिससे कार्यक्रम और भी खास बनेगा।
कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। आयोजकों के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं ताकि सभी लोग सुगमता से कार्यक्रम में भाग ले सकें। श्री हनुमान सेवा मित्र मंडल न केवल धार्मिक आयोजनों में सक्रिय है बल्कि समाज सेवा के कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यह आयोजन भक्ति, सेवा और सामाजिक एकता का संदेश देने वाला साबित होगा। जय श्री राम जयघोष के साथ हमारा श्री हनुमान जी का जन्मदिन कल 4 अप्रैल दिन शनिवार ओम माया बैंक्वेट सेक्टर 74 ऑपोजिट हाईवे काउंटी में मनाया जा रहा है। और इसमें जो सिंगर्स हैं हमारे भजन गायक सुप्रसिद्ध कन्हैया मित्तल, दीपक सरगम, गौरव दत्त, ये सभी हैं और शंकर अनुरागी इसका मंच संचालन कर रहे हैं। और इसमें भंडारे की व्यवस्था रखी गई है, भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। सब वहीं मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के सैदपुर गांव से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया। विवाद की शुरुआत बारात के दौरान हुई थी, जिसे अस्थायी समझौते के बाद खत्म होने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद मामला बढ़कर हिंसक हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों पक्षों में जमकर लात घूसे और लाठी डंडों से मारपीट हुई। सड़क पर गिरा कर एक दूसरे के पक्ष के लोगों को पीटा गया। इस संघर्ष में कई लोगों को मामूली चोटें आई है। पुलिस ने मामले में तुरंत हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों के 8 लोगों पर कार्रवाई की है। वहीं पूरे संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटे विवादों के बावजूद इस तरह की हिंसा आम जनता के लिए चिंता का विषय है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि कानून के उल्लंघन पर कोई बख्शा नहीं जाएगा और सभी पक्षों को शांत रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के महल जाना गांव से खतरनाक घटना सामने आई है। काम कर अपने गांव अटाली लौट रहे एक युवक पर 4 से 5 लोगों ने घेरकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। अज्ञात लोगों की तरफ से की गई इस मारपीट से युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद 112 पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को CHC में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं ताकि हमलावरों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जा सके। अभी तक हमलावर अज्ञात हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये घटना इलाके में सुरक्षा के सवाल खड़े कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।